स्किप मत कीजिए, एक बार देख लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बेसिक्स बताए गए हैं ताकि फ्यूचर में जब आप क्लास 12th में पहुँचो तो आपको ये सब बातें पता हो। तो प्लीज़ बेसिक को स्किप मत करो, भले ही आप 2x पे देख लो। मैंने ट्राई किया है कि इसमें सारी पॉइंट्स को मेंशन करूँ, तो प्लीज़ बेसिक्स को भी देखिए और जो काम की बातें वो भी देखिए। और समझ रहे हो बात को, तो पूरा देखना प्लीज़, क्योंकि मैंने दिन रात इसलिए मेहनत किया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ऐसा कर देंगे कि दुनिया में कहीं से भी क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, आप यू इजीली सॉल्व करोगे इजीली। बस मेरी बात को सुनते रहो, मेरे गाइडेंस में रहो और देखो कमाल हो जाएगा कमाल। तो टॉपिक रहेगा आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब काम की बातें करते, देखो पहली बात सुनो, इसके अंदर ना ये हिस्ट्री वाला टॉपिक है कि भाई डोबेर्नियर आया, मेंडलीव आया, न्यूलैंड आया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो ये वाला टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये ना आपका और हमारा टाइम खराब करेगा और यहां से क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे एक बार, 10-5 मिनट लगा के या जो भी टाइम लगाएंगे। अभी हम काम की बातें करेंगे। काम की बात क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करना। अच्छा, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि एक छोटा सा बात हम कर लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों करना हमें। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा। अब एलिमेंट्स को बांट क्यों रहे हो, तो उसके पीछे रीजन समझो। रीजन देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, अब हमें उसकी स्टडी करनी, हमें उसकी पढ़ाई करनी, तो हमें कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा। हमें एक के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो सोचो पढ़ना कितना मुश्किल हो गया। मैं आपसे बोलूं 114 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और 114 एलिमेंट के बारे में आपको याद रखना है, तब तो आप पागल हो जाओगे, बोलोगे भाई साहब फिर तो मेरी 11th 12th 2 साल इसी में चला जाएगा 114 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानने में, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। यानी जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ेगी उनकी पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और इंसान जीता ही 100 साल है, तो क्या एलिमेंट्स की पढ़ाई करेगा क्या खाली, और बाकी चीजें कैसे करेगा, फिर शादी ब्याह बच्चे कैसे करेगा अगर सिर्फ एलिमेंट्स की पढ़ाई में लग जाएगा तो। इसीलिए लोगों ने कहा हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, हम बंटवारा करेंगे। उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उन लोगों ने ये दिमाग लगाया जैसे कि उन्होंने देखा कि एक सोडियम नाम का बंदा है और मान लो एक पोटेशियम नाम का बंदा है, तो क्या देखा उन लोगों ने कि सोडियम गाना गा रहा है तो पोटेशियम भी गाना गा रहा है। अच्छा, सोडियम गर्म पानी से नहाता है तो पोटेशियम भी गर्म पानी से नहाता है। अच्छा, पोटेशियम अगर गेम खेलता है तो सोडियम भी गेम खेलता है। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इन लोगों ने सोडियम को और पोटेशियम को एक साथ रख दिया, सोडियम और पोटेशियम को एक साथ रख दिया और बोला कि ये सोडियम की फैमिली में आएगा पोटेशियम, और पोटेशियम जो है सोडियम की फैमिली में आएगा पोटेशियम, और पोटेशियम की फैमिली में सोडियम आएगा। इस प्रकार से ना हमें अलग अलग पढ़ाई ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट्स की स्टडी करनी स्टार्ट करी, उनके क्लासिफिकेशन स्टार्ट करे, उनके बारे में स्टडी करके हमने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप यानी फैमिली बनाए। बात समझ पा रहे हो। तो इस चैप्टर में मेनली यही होता है कि क्यों हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ाई को हम आसान बना सके, हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ रख सके, ताकि हम एक की पढ़ाई करेंगे सोडियम की, पोटेशियम की अपने आप हो जाएगी। सोडियम गर्म पानी से नहाता है तो पोटेशियम भी गर्म पानी से नहाता है। वैसे मान लो कोई एक्स नाम का बंदा है, सोडियम गर्म पानी से नहा रहा है, पोटेशियम गर्म पानी से नहा रहा है, तो एक्स भी गर्म पानी से नहा रहा है, तो एक्स भी इसकी फैमिली का बंदा हो गया। यानी जो हम सोडियम के लिए चीजें अप्लाई करेंगे वही एक्स के लिए अप्लाई होगा। तो कितना आसान हो गया पढ़ना। अब आपको 114 के लिए नहीं पढ़ना है, अब आपको एक के लिए पढ़ना है 10 की स्टडी होगी, फिर एक के लिए पढ़ना है 10 की स्टडी होगी। यानी 100 लोगों के बारे में जानने के लिए सिर्फ 10 बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक में हमने 10 को रखा है, एक फैमिली में 10 को रखो, और जो पहला मेंबर का प्रॉपर्टी होगा सिमिलर प्रॉपर्टी होगा सारे मेंबर का। तो अब एक की पढ़ाई करोगे 10 की पढ़ाई होगी, इसका मतलब 10 की पढ़ाई करोगे तो 100 की पढ़ाई होगी। तो कितना आसान हो गया। तो इसलिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और दोबारा बोल रहा हूं कि हम इस चैप्टर में ये जो हिस्ट्री वाली बात है हमारी थोड़ी सी कि किसने क्या दिया था, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, ये काम की बात है, लेकिन हल्का लास्ट में देखेंगे हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा काम की बात करेंगे। कहां पर आएंगे हम, यहां पर आएंगे। देखो ये सब बताऊंगा अभी, सीधा हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे और पीरियोडिक टेबल को हम समझेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे और काम की बातों को समझेंगे। देखिए अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बातें करूं, यहां पर आप समझ लो बहुत सारी बातें, और बाकी आपको नोट्स बहुत गजब मिल जाएंगे इसके।
तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बातें करते हैं ना बेटा, तो याद रखना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है, एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है बड़े हिसाब से। देखो ऐसे अरेंज किया हमने कि हमने एलिमेंट लिया और उसको अरेंजमेंट ऐसे किया है कि अगर ये लिथियम है तो उसके नीचे है सोडियम, सोडियम के नीचे है पोटेशियम, यानी कि लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, यानी इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान देना कि इनको अरेंज ऐसे किया गया है कि जो नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सिमिलर मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम एक फैमिली में आ गए, वैसे ही होगा ये बेरिलियम फैमिली। वैसे देखो ये वाला है बोरोन फैमिली, आपको हाई होप इसमें दिख रहा हो कैमरे के अंदर, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही ये कार्बन फैमिली कहलाएगा, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगा, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन फैमिली, ये हीलियम फैमिली। तो ऐसी पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक साथ रख दिया गया है। इसका मतलब क्या है सर, अगर ये जो बोरोन है, बोरोन ये गाना गाएगा तो एल्यूमिनियम भी गाना गाएगा, हाँ जी, क्योंकि वो एक फैमिली के मेंबर ऑलमोस्ट उनकी जो मतलब एल्यूमिनियम मतलब इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है ना। उसके पीछे रीजन क्या है वो बाद में बातें करेंगे हम, ठीक है। तो अब काम की बातें क्या है, काम की बातें ये है मतलब कुछ बहुत सारी बातें इनकी सिमिलर निकलेगी है ना, बहुत सारी बातें, तभी इनको हमने एक फैमिली में रखा हुआ है। अब इसके अंदर काम की बातें क्या है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ध्यान देंगे, देखो जो बातें रह गई वो भी मैं कराऊंगा, पूरा एनसीईआरटी कराऊंगा प्रॉपर बढ़िया से, और जो भी ये लेक्चर सभी के लिए है जो भी बच्चे नॉलेज चाहते हैं इस चैप्टर का। अब सुनिए यहां पर क्या है, अगर आप लाइन देखते हो, लाइन तो 1 2 3 4 काउंट करोगे ना तो 18 लाइन है, तो 18 वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो 18 वर्टिकल लाइन है तो हम बोलते हैं 18 ग्रुप्स है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा उसके अंदर 18 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, और देखो अगर हम उसकी बात करें, ऐसे ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे ऐसे अगर लाइन खींचोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे, तो हम बोलते हैं 7 पीरियड है। यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल लाइन होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड, इसको बोलते हैं हम पीरियड। तो छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए कोई तरकीब बताओ सर, तरकीब, तभी तो मजा आएगा। तो याद करने का तरकीब भी बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, बस बने रहो। देखिए याद करने की तरीका क्या निकाला गया है, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इसको आप यहां पर रख देना, ठीक है, हाइड्रोजन को यहां पर रख दो, और यहां से आप एक गाना गाएंगे, ह ली ना की रब से फरियाद। तो जो पहला ग्रुप है जो हमारे यूज होगा 11th क्लास में, उसको हमने याद कर लिया, ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद। अगला देखिए, अगला बेटा, देखो जो अगला अगला हमारा है ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जो बेटा है कन्या सुंदर मांगता है और बाप राजी हो जाता है, क्या बात है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाले आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 12th क्लास में जनरली इस्तेमाल होते हैं। वैसे बता दूं, स्कूटी वैन कार मत फेंको निकू जी, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। शौक चढ़ा है तो आप याद कीजिए, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये वाला जो है इस्तेमाल होगा और ये वाला इस्तेमाल होगा, इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे। अब यहां पर देखिए, तो ये है बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला, तो बोरोन फैमिली को बैगन से स्टार्ट करेंगे। वैसे ही अगर इसको याद करना है तो काशी, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अगर आपको इसको याद करना है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अच्छा ये क्या लिखा है, उ स से टे पो, तो ये लिखा हुआ है उससे टेपो। अगर ये याद करना है तो उ स से टेपो, उ स से टेपो। यहां देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी या फिर आरती, तुम्हें आरती पसंद है तो आरती बोल दो, आंटी पसंद है किसी को तो आंटी, जैसे मैं बोलता हूँ आंटी बोलता हूँ जनरली। फिर कल बाहर आई आंटी, तो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना आपको क्या क्या बोलना अच्छा लग रहा है। फिर कल बाहर आई आंटी, अगर किसी को आरती पसंद है तो आरती बोले, मेरे को आंटी पसंद है तो मैं आंटी बोल रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी चॉइस क्या है, तो याद कर सकते हो आप इजीली, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों आगे देखो, आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। यहां पे लिखा है, अगर इसको याद करना है तो देखिए यहां पर है हीलियम, तो ये हो जाएगा ही ना ही ना ही ना ही ना
नीना और करीना एक्सरे रंगीना। आई होप उसमें दिख रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बेटा अकेले रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो हाँ, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीना, मतलब कि हीना का एच मतलब हीना, एनी मतलब नीना, एयर और करीना के आर करीना एक्सरे रंगीना। अब देखो ध्यान समझो, जो हीना नीना है ये फिल्म स्टार से, करीना भी फिल्म स्टार है, तो इनका एक्सरे तो रंगीन ही आएगा ना भाई, हमारी तरह थोड़ी आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। मेरी तो हड्डी टूट गई है, यहाँ पे हड्डी उठ गई है, मैं एक्सरे नहीं करवा रहा हूँ, बजट प्रॉब्लम, मतलब 5-5 6 6 हजार का एक्सरे है यार। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीना, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीना। तो इस प्रकार से आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि कौन कौन से एलिमेंट कहां पर आते हैं। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि बोरोन कहां पर आता है, तुरंत आइडिया लग जाएगा कि बोरोन यहां पर आता है। अब एक बार अगर आपको ये सारा लिख लोगे, सारा एक बार अच्छे से याद कर लोगे, उसके बाद क्या करना है सुनो, उसके बाद अगर आपने एक बार याद कर लिया बढ़िया से, तो उसके बाद आपको क्या गेम खेलना है, कुछ चीजों को आपको सीखना है। क्या बातों को सीखना है समझाता हूं मैं आपको। देखो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपको मजा आएगा। क्या बातें याद करनी पड़ेगी बता रहा हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। जो ग्रुप 1 हमने बताया था, ग्रुप 1 क्या था याद करो, लीना की रब से फरियाद, हलीना वाला, हलीना की रब से फरियाद, तो उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, नाम रखा गया है। अगर इसका नाम रखते हैं हम कुत्ता मेटल, तो आज हम कुत्ता मेटल पढ़ रहे होते। तो अगला देखो ग्रुप 2, ग्रुप 2 का मतलब है अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 का मतलब है अल्कलीन अर्थ मेटल, नाम रखा गया भाई, नाम रखा गया। ग्रुप यहां पर 11 है सीधा। फिर ग्रुप 11 मैंने कहा था ना आपको कि हमें इनके बारे में बीच वाले थोड़ा भूल जाओ, बीच वाले हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी। ग्रुप 11 को बोलते हैं कोइनेज मेटल्स, ये 1 मार्क्स में टिक मार्क में आ सकता है। फिर ग्रुप 15 को बोलते हैं निक्टोजेंस, निक्टोजेंस पी होता है साइलेंट, पी निक्टोजेंस बोल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर ये निक्टोजेंस है। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हेलोजेंस, बहुत इस्तेमाल होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं। अगर ग्रुप 17 अगर याद हो आपको, मैं बताता हूं थोड़ा सा, ये रहा। फिर कल बाहर आई आरती, सर इस बार आपको आरती बोल दिया आपने सर, हाँ जी, फिर कल बाहर आई आरती बोल दिया इस बार मैंने बेटा, तो ये फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, अब ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं देखेंगे आप लोग, ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैस और इनर्ट गैस। देखिए इसको बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस या इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। अब इसके पीछे स्टोरी समझना, जो नॉन रिएक्टिव हम क्यों कह रहे हैं, अब ध्यान समझना ध्यान से। जो ग्रुप 18 है उसको नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। अब तुम बोलोगे सर जो आप ग्रुप 18 बता रहे हो बार बार, ये जो ग्रुप 18 है, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीना, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीना, यही तो है ग्रुप 18। हाँ जी यही है ग्रुप 18। तो सर आप ये कह रहे हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, हाँ जी नोबल गैसेस होते हैं नॉन रिएक्टिव, क्योंकि इनके लास्ट में ना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखिए हर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और जो हमारे नोबल गैस होते हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्टेबल होते हैं, उनके पास पैसा पूरा है, बहुत स्टेबल है, उनको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, समझे, कोई रिएक्शन नहीं करते। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि इसके अंदर हीना है, नीना है, करीना है और करीना है भाई, तो करीना भाई समझ रहे हो, करीना किसी और से रिएक्ट होगी क्या, करीना इतनी भाई इतना पैसा वैसा है, किसी चलते फिरते से रिएक्ट थोड़ी होगी। तो करीना जो है जैसे आम लोगों से रिएक्ट नहीं होती, वैसी ये जो नोबल गैस है, करीना वाली फैमिली है, वो रिएक्टिव नहीं होते। जैसे करीना कटरीना किसी से, समझ गया ना, वैसे ही ये लोग भी किसी से रिएक्शन शो नहीं करते। हाँ स्पेशल केस में शो करते हैं। ये जो नोबल गैस होता है इसमें जीनोन जो है आपका, जीनोन ये स्पेशल केस में रिएक्शन शो करता है। तो वैसे कटरीना भी तो स्पेशल केस में, और कटरीना करीना भी तो सैफ अली के साथ है स्पेशल केस में, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने छोटी छोटी बातें को समझा, ये हम बेसिक पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं अपने चैप्टर के लिए, ताकि हम चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना सके। एक बार बेसिक पॉइंट कवर हो जाना मजा आता है, मजा। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा ये। अच्छा, जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व। कैसे महत्व है देखो, तो यहां पर लिखता हूं, देखो मैं SPDF,
अब आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6, चलता रहेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आज यूज होगा इस चैप्टर में, 7 8 9 लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ आप 2 छोड़ देना, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, 1 2 है ना, तो 2 का गैप छोड़ के आपको जस्ट 2 से स्टार्ट करना है। वैसे अगली बार मैं 2 का गैप छोड़ूंगा, देखो 2 का गैप छोड़ दिया मैंने डी वाले में। अब जहां पर मेरा गैप बन रहा है वहीं से मुझे स्टार्ट करना है। देखो ऐसे लाइन बनना चाहिए, देखो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 2, मतलब समझो ना 1 2 3 4 5 6, फिर 2 छोड़ के 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 छोड़ के 3 से स्टार्ट करना है, 3 3 हो गया, फिर 4, ये 5 हो गया, है ना। तो देखो अब हमें 2 छोड़ना है, एफ वाले के लिए 2 छोड़ना है, 2 छोड़ के अब 4 से स्टार्ट करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें आना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, एक बार और बता दे रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं काम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पहले एसपीडीएफ लिखना होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ऐसे, फिर 2 का गैप छोड़ना है आपको, 2 का गैप छोड़ के अब 3 के पीछे क्या आएगा 2, तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4, फिर आपको 2 का गैप छोड़ना है डी के लिए भी, तो यहाँ पर 2 का गैप छोड़ दिया हमने, 2 का गैप छोड़ दिया, तो 4 के पहले क्या आएगा, 4 के पहले क्या आएगा बताओ, 3, तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अच्छा आप काउंटिंग को और आगे पूरा करते हैं हम, तो ये 5 के बाद आएगा 6 7, ये 4 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा 5 6, 3 के बाद आएगा 4 5। अब दोबारा हमें गैप छोड़ना पड़ेगा, देखो इसे गैप छोड़ा, अब एफ में भी हमें गैप छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ गैप छोड़ेंगे तो 4 से स्टार्ट होगा। समझे मेरी बात को, नहीं आया? एक बार और बता दूं, एक बार बता देते हैं। देखो मैं चाहता हूं ना कि ये वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग हो, ये टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तभी आपका बहुत फायदा होने वाला है, वरना फिर मजा नहीं आएगा। सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना ये चैप्टर बेकार हो जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग। तो आपको लिखना है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको 2 का गैप छोड़ना है, और 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले आता है 2 2 3 4 5 6 7, फिर डी के अंदर जाओगे, डी के अंदर तभी भी 2 का गैप छोड़ना है, और देखना है 4 के पीछे क्या आएगा 3 3 4 5 6, फिर एफ के लिए भी 2 का गैप छोड़ना है, 2 का गैप छोड़ दोगे तो यहाँ पर बचा 5, 5 के लिए पीछे क्या आएगा 4, तो 4 5, तो ऐसे करके आपको काउंटिंग लिखनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे है, तो सोडियम काम करके देखते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे करके हम याद करते हैं ना 18 तक, देखो 18 तक तो आप सबको याद होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम के होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, देखो तो भरने का तरीका ये रहेगा कि आपको हमेशा ऐसे चलना है, ऐसे। जब मैं ऐसे चलूंगा ना, तो पहले मैं 1 से टकराऊंगा 1, और एस से टकराऊंगा, तो बोलेंगे 1s2। आपको बता दूं एस के अंदर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल है, पी एस के ऑर्बिटल में, पी के ऑर्बिटल में, डी के ऑर्बिटल में, एफ के ऑर्बिटल्स में टोटल 2 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमें 11 भरना है, तो पहले हम टकराए 1s से, तो 1s2 लिख दिया। अगली बार हम टकराए 2 के s से, तो मैंने लिख दिया 2s2, क्योंकि s में हम 2 भर सकते हैं। फिर दोबारा में ऐसे ही चलना है आपको। अगली बार देखो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, अब ये लाइन चलना है हमें, इस लाइन में, इस लाइन में हम चकराएंगे 2 के p से, तो हम लिखेंगे 2p, 2p, और p में हम भर सकते हैं 6। तो कितना हो चुका है, देखो 11 भरने थे हमें सोडियम के लिए, 2 और 2 4 हो गया, और ये 6 6 4 10 हो गया। तो हम यहाँ हम 2p तक पहुंच गए थे। जब ऐसे हम चले थे तो 2 के p से टकराए थे, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 का s, तो 3 का s में सिर्फ 1 आएगा। देखो भर तो हम 2 सकते हैं, लेकिन बचा ही 1 है, क्यों, भरने 11 है, और 2 2 4 हम भर चुके हैं, 6 10 हो चुका है, तो 11। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे आप जिस मर्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बस आपको चलना है, ऐसे करके चलना है, और जिससे टकराओगे उसका लिख देना। जैसे आप देखो, अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मुझे क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन होता है 17, तो कैसे लिखेंगे बताओ, यहां से चलेंगे तो 1s2, फिर अगली बार में चलेंगे तो 2s2, समझे, इस लाइन में चलना है बस। फिर तीसरी लाइन में हम जाएंगे तो 2p आ जाएगा, 2 का p आ जाएगा, तो 2p6 हो जाएगा। फिर जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 3 का s आ जाएगा, 3s2 हो गया। तो कितने हो चुके हैं, 6 6 12 हो गए। तो अब अगले लाइन में, ये लाइन तो पूरा खत्म हो गया, अब अगले लाइन में चलेंगे, अगले लाइन में गए तो 3 का p आ गया, तो 3p आ गया। तो भरते हैं, देखो
17 भरने थे, तो 6 6 12, तो यहाँ पर 5 आएगा 5। देखो क्योंकि 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ये 17 ही भरना है ना। पी में भले ही 6 भर सकते हैं, लेकिन इस बार जो मौका मिला हमें कितने का मौका मिला भरने का बताओ? इस बार मौका मिला हमें सिर्फ 5 ही भरने का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 12 भर चुके हैं, तो अब 5 ही भरेंगे ना, क्योंकि 17 ही तो है टोटल। तो भरने को तो इतने भर सकते हैं, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 14, पर हाथ में कुछ भी नहीं हुआ तो पूरा तो भर नहीं पाएंगे। तो वैसे 17 के केस में क्या हो रहा है, 2 भर दिया, 4 हो गए और 6 10 हो गए, 12 हो गए। तो जब हम 3 पी से टकराएंगे चलते हुए, जब हम 3 पी से टकराएंगे तो हम हमें 5 भरना पड़ेगा ताकि 17 हो जाए। तो ऐसा आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोलना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में था नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूं आपके लिए। सो प्यारे बच्चों, हमने ये सब देखा था कि ग्रुप 18 को नोबल गैस कहते हैं, ये सब बात कर लिया। अब काम की बातें करेंगे, अब सारी होगी काम की बातें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। देखो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम किसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कहने वाले, किस चीज को हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल, यानी कि मान लेते हैं हम सोडियम की बात करते हैं, सुनते रहना मेरी बात को। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, तो अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो आपको दिख रहा होगा कि सोडियम में होता है 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन वो एस नाम के ऑर्बिटल में जा रहा है। तो हम बोलेंगे भैया सोडियम आज से एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में रहता है। अगर एस नाम की जगह में रहता है तो उसको एस ब्लॉक बोल देंगे। जैसे होता है ना भाई, एम ब्लॉक में रहता है वो टी ब्लॉक में रहता है, वैसे ही। तो अब कुछ बातें हैं कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एस ऑर्बिटल। अगर कोई एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो हम उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एग्जांपल लेते हो क्लोरीन, अब क्लोरीन का देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में जाके गिरा है। क्लोरीन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, कैसे किया? 1s, फिर 2s, 2p, 3s, फिर 3p। तो आपको दिख रहा होगा पी में गया। तो क्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम बातें करते हैं दोबारा पीरियोडिक टेबल में आके। तो क्लोरीन यहां पर है, क्लोरीन ये रहा देखो। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या बेटा? ये पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम बोल देते हैं कि भैया ये जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान रखना आप, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं, ये सभी के ना, सभी के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में होंगे। आप करके देख लो, आप करके देख लो, वैसे भी दिख ही रहा है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो आप देख सकते हो। देखो इसका पी, इसका भी पी दिख रहा होगा, 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 सब में पी दिख रहा होगा, पी। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अगर पी के अंदर अगर पी नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको पी दिख जाए। ठीक है, देखो अब पी दिख रहा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अगर इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो उसको हम पी ऑर्बिटल बोलेंगे। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो उसको एस ऑर्बिटल कहेंगे। तो यहां पर अगर आप ठीक से देखते हो, आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप ठीक से देखते हो, देखो अगर यहां पर आप ठीक से देखते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो एस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, एस में एस दिख रहा होगा, एस दिख रहा होगा, तो इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक। वो पी ब्लॉक हो गया। वैसे ही इधर हम डी ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है ना, इनको हम डी ब्लॉक बोल देंगे। मेरी बात समझना, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे, ठीक है। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। तो समझो मेरी बात को ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम समझ गए कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है? अगर हम बात करें आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमेशा ऐसा होगा। देखो जैसे अभी हम सोडियम का निकालते हैं, देखो सोडियम का, तो सोडियम का क्या आया था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो जो लास्ट है, लास्ट को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल में क्या मिलेगा आपको? आपको एक नंबर मिलेगा, एस मिलेगा, और एस के अंदर या तो 1 होगा या 2 होगा। क्यों? अगर मैं मैग्नीशियम के लिए करता हूं तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आता है मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम में क्या हुआ है? देखो क्या फॉलो हो रहा है। मैग्नीशियम के लास्ट में देखेंगे, लास्ट के अंदर
मैग्नीशियम का 12 होता है ना, 12। तो लास्ट में देखोगे तो क्या आ रहा है पता है आपको, देखो ये आ रहा है, आप करके देखना, मैग्नीशियम का खुद से 12 होता है। ये 3s1 है, ये 3s2 है, यानी कि एक n होगा, एक कोई नंबर होगा, जैसे ये 3 है यहाँ पे, और s होगा, जैसे s है दोनों में, और s के अंदर 1 से 2 तक कुछ भी हो सकता है, और n की वैल्यू 2 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। मतलब जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ मान लो जैसे मैंने बोला कि मेरा फॉर्मूला ये है ns 1 से 2, और n की वैल्यू मैं चला आ रहा हूँ 2 से लेके 7 तक, तो कोई यहाँ पर 2 लिख सकता है, 2s1 या 2s2 लिख सकता है, कि 2 लिख दे, s1 2s2। इसका ये मतलब है, कुल मिला के बात ये है। कोई चाहे तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है 3s1 3s2, कोई चाहे तो लिख सकता है 4s1 4s2, 5s1 5s2। तो 2 किससे लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। तो ये था आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसे नोट करेंगे, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं आपको, बार बार मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक बार समझा दिया, अब आपको खुद ही संभालना है बातों को, क्योंकि बार बार समझाएंगे ना बेटा तो आप अपना बुद्धि कब लगाओगे। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, देखो इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ऑर्बिटल कहेंगे। अब ऐसे इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, आप सीधा याद रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये होता है ns2 np 1 से 6, जहां n की वैल्यू 2 से 7 चलेगी। जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने n की वैल्यू 2 चुन ली, तो आंसर क्या आएगा मेरा 2s2 2p, और मान लो p में मैंने 3 चुन लिया, तो ये आंसर आ गया 2s2 2p3। मतलब ns2 तो 2 रहेगा, p में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, और n की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये पी ब्लॉक का हो गया जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। वैसे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार याद कर लेना सही रहता है। वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाई दिया, तो लास्ट का तो वैसे निकाल लोगे किसी भी एलिमेंट के लिए, है ना, तो किसी के लिए भी इजीली निकाल सकते हो। अगला देखिए, अगला डी ब्लॉक एलिमेंट, वही वाली बात है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो उसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं आपको, तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट ये रहे आपके, देखो इनके अगर देखोगे तो डी डी आपको दिखाई देंगे। चलो दिखाई नहीं भी दे रहा है तो आप मान लो कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ होता है डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ पर होता है एस ब्लॉक, यहाँ पर होता है पी ब्लॉक। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम डी ब्लॉक किसे कहते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, जो जहां रहेगा उसी का नाम लेंगे ना हम। और जनरल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर, देखो जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो n-1 डी 1 से 10, ns0 1 से 2, और n की वैल्यू 4 से 7 है। ठीक है, तो आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, और आपको n की वैल्यू भी याद रखना है 4 से 7। अगर किसी ने मान लो n की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 4 - 1 3 d, और d में मान लो 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 10 कुछ भी मान सकते हैं ना, 5 मान लो। और n की वैल्यू तो आपने कितना लिया है, n की वैल्यू 4 लिया है ना। देखो n की वैल्यू अगर 4 लोगे, 4 से 7 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 7, तो 4 लिया आपने, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, और यहाँ तो आपने 4 ही लिया n की वैल्यू, तो 4 s में मान लो 1 है, तो ये आंसर आ गया 3d5 4s1। यानी n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, d की वैल्यू 1 से 10 तक कुछ भी ले सकते हो, और s की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक कुछ भी ले सकते हो। तो अगर लेकिन ध्यान रखना, अगर n यहाँ पर 4 पुट करोगे तो आंसर 3 आएगा। जैसे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ तो 4 है, पर यहाँ पर n-1 इसलिए 3 आया। तो आप ध्यान रखना, ये है जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एफ ब्लॉक का आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या बनाओगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ ऑर्बिटल, और जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये फॉर्मूला होता है, जो आपको याद रखना है। n की वैल्यू यहाँ पर 6 7 हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू पुट करना, f में 1 से लेके 14 तक आंसर आ सकता है, d के अंदर 1 रहेगा, 0 से लेके 1, फिर या तो 0 या तो 1, और s के अंदर 2 रहेगा। तो ये आप छोटी छोटी बातें याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब काम के नहीं है, 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, पर मेरा फर्ज है कि मैं कुछ भी ना छोड़ाऊं चैप्टर में, और आपको मजा आएगा। अरे बच्चों, माइक का कनेक्शन ऑटोमेटिक ख़राब हो गया था, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थोड़ी देर के लिए ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने अपनी बहुत जान लगाई है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप छोड़ के मत जाना, एक बार देख लो। थोड़ा सा ऑडियो ख़राब है तो क्या हुआ, हम तो इंडियन हैं, हम तो जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं ना, प्लीज़ सपोर्ट। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अभी हम सारी की सारी काम की बात करेंगे,
जो बेसिक बातें करनी थी वो हमने कर ली, अब होगी काम की बात। काम की बात में पहला टॉपिक होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ऊपर जो है ट्रेंड्स कि भाई साइज घटेगा बढ़ेगा, रेडियस छोटा होगा बड़ा होगा, ये सब आता है एग्जाम में। अब देखिए एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान होता है कि देखिए एक एटम के पास होता है न्यूक्लियस। देखिए एटम है तो एटम के पास होता है न्यूक्लियस, और ये होता है आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस सेल तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जो रेडियस होगा सर्कल का रेडियस ऐसा मान लो, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो एट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से बाहर तक की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, मैं लास्ट में कराऊंगा, जहां पर कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ये बाद में कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो नहीं है ना उसको मैं लास्ट में कराऊंगा। अभी हम इंपॉर्टेंट करते हैं ताकि हमें चैप्टर पे मजा आने लग जाए, हमें बोर फील ना हो, जो काम की बातें पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। अब अगला टॉपिक है आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस क्या होता है सर? ये तो बहुत ही आसान है सर, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो आयोनिक रेडियस में क्या है कि जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन, देखो समझो, जैसे आयन, पहली बात तो होता क्या आयन? आयन ये होता है कि मान लो कोई एटम है, ये कोई एटम है। अब इस एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं, अगर इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दूं, या फिर इस एटम के अंदर से, या फिर कोई और दूसरा एटम है, मान लो कोई दूसरा एटम है यहाँ पर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो एटम डालने के बाद जो ये बन जाएगा इसको बोलेंगे हम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो एटम बन जाएगा ना उसको बोलते हैं हम आयन, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बन जाएगा उसको बोलते हैं हम आयन। तो आयन क्या होता है? अगर किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन डाल दो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उसको हम आयन कहते हैं। अब हम काम की बातें करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आयोनिक रेडियस। यानी कुल मिला के बात क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तब भी आयन, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब भी आयन, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पर है आयोनिक रेडियस। तो मान लो एक एटम था, ये एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, अब ये बन गया आयन। तो न्यूक्लियस से बाहर तक की दूरी कितनी होगी? वो होगा हमारा, मतलब न्यूक्लियस से बाहर तक की दूरी जो होगी वो होगा आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम आयोनिक रेडियस। अब बात करते हैं कि मैंने आपको दो बातें बताया, देखो याद करना अच्छे से, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है याद रखना। देखो अगर कोई एटम है उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं कटाइन। आयन तो है ये, पर एक कटाइन नाम होता है इसका, और ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो सोडियम है और सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने को हम इधर लिखेंगे, इधर जो निकलेगा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो सोडियम प्लस का मतलब क्या है कि भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसका नाम होगा कटाइन। तो क्या कह रहा हूं कि जब भी किसी एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कटाइन बन जाएगा और साइन आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव आ रहा है। कंफ्यूज मत होना कि यार इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव आना चाहिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन जाने पर पॉजिटिव आता है। थोड़ा सा उल्टा केस है यहाँ पर, ध्यान रखना। वैसे ही अगर किसी एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो उसे कहेंगे हम अनाइन, और उस पर नेगेटिव साइन आएगा, जैसे Cl है और हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। ऐड का मतलब है आपको इस तरफ लिखना है, इस तरफ। तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बन जाएगा Cl-, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बन जाएगा Cl-, और इसका नाम होगा अनाइन। तो आप समझ गए अनाइन क्या होता है, कटाइन क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होता है। आयन मतलब क्या? देखो ये भी एक आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये भी एक आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो इसका नाम होता है अनायन, इसका नाम होता है कटायन। तो आयन मतलब अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो आयन होता है। अब छोटी छोटी बातें करते हैं जो पॉइंट हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम टाइम पर मैं बाल भी नहीं कटा पा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। देखो अब हमें कुछ बातें याद करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बातें याद करनी है? ध्यान से देखिए, ध्यान से कि देखिए अगर कटाइन की बात करते हैं हम, देखिए कोई कटाइन है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि सोडियम की बात करते हैं, तो एक सोडियम है, एक सोडियम पॉजिटिव है। आपको पता है कि ये सोडियम है, इसको हम नाम देंगे पेरेंट एटम। अब ये सोडियम पॉजिटिव है, इसका नाम होगा कटाइन, क्योंकि देखो ये सोडियम है ओरिजिनल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मेरी बात सुनो, अगर हम सोडियम की बात करें
तो इसके अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा सोडियम 11वें नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 11वें नंबर पर आता है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। लेकिन सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये कहलाएगा हमारा, इसके अंदर होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे क्योंकि निकाला हमने इलेक्ट्रॉन है, हमने प्रोटॉन तो भी सेम ही रखा है। तो सोचो पहले क्या हो रहा था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए था, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। समझाने का मतलब क्या है, देखिए समझिए, थोड़ा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो अगर ये एटम है, इसमें मान लो ये 3 3 6 3 9 2 11 पॉजिटिव है और 11 नेगेटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन देखो इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए, आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस फोर्स लगा के खींचता है इसको। आप समझना, छोटी सी बात क्या समझना कि ये खींच रहा है, तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को खींच रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो ये एटम, मान लो ये एटम है, 11 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 ही नेगेटिव है। तो अब क्या होगा सोचो, अब 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो जो यहाँ पर फोर्स होगा ज्यादा। फोर्स क्या होगा? ज्यादा। हर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स फील होगा, तो साइज कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा कम। मेरी बात समझे? तो मैं यही कह रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था आपको कि देखिए लिखा हुआ है कटाइन इज स्मॉलर। ये जो कटाइन है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया वो छोटा होता है, छोटा। और बड़ा कौन होता है? ये पेरेंट एटम। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे एक बार इसको अच्छे से, तो लिखा है कटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। फ्यूअर मतलब कम, क्योंकि कटाइन के पास कम इलेक्ट्रॉन होता है। जो कटाइन होता है, कटाइन मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इससे क्या होता है? हेंस फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इसलिए फोर्स बढ़ जाता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। यानी अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे एग्जांपल कुछ, मान लो ये मैग्नीशियम है, तो ये पेरेंट हो गया, ये मैग्नीशियम +1, ये मैग्नीशियम +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा, सोचो उतना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना साइज छोटा होगा। तो देखो वैसे तो इसका सबसे बड़ा है, फिर इसका, वैसे सोडियम बड़ा होगा सोडियम प्लस से, एल्यूमिनियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम +3 से। यानी कि जब भी किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो साइज हो जाएगा छोटा। क्यों? उसके पीछे रीजन पता है हमें। अब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा। अब काम की बात करते हैं अगला, इसका उल्टा क्या है? अनाइन। जैसे मान लो यहां पर है 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, लेकिन अगली बार क्या हो गया? पॉजिटिव तो सेम ही रहा, पर 1 2 3 4 हमने इलेक्ट्रॉन 4 कर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डाल दिया। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमारा अनाइन बन के तैयार होगा, अनाइन और नेगेटिव बन के तैयार होगा, है ना। तो ये अनाइन है। अब अनाइन में क्या है? अब देखो पहले 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव थे, अब 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब सोचो क्या 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव को संभाल पाएगा? ठीक से नहीं संभाल पाएगा, है ना। इसका फोर्स कम हो जाएगा, इस बार फोर्स कम। अगर इस बार फोर्स कम हो गया तो अब फोर्स कम हो गया तो खिंचाव नहीं होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो साइज बढ़ जाए। अरे अट्रैक्शन कम है ना, अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनाइन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। यह है पेरेंट में बराबर होता है। देखो ये पेरेंट है, जैसे मैंने ये पेरेंट है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ये पेरेंट है। अब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अनाइन बन गया, अनाइन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनाइन इज लार्जर देन पेरेंट एटम बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मोर, बट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज सेम। अंदर का चार्ज तो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो क्या होगा? फोर्स पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, इनके ऊपर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि अब 3 ही पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का काम है खींचना, अब 3 ही पॉजिटिव है, फोर्स कम हो गया। हेंस एक्सपेंशन ऑफ सेल टेक प्लेस। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, इसलिए शेल बढ़ जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, नेगेटिव वाले का साइज ज्यादा होता है, पॉजिटिव वाले का साइज कम होता है। अब रीजन मैंने आपको बता दिया, बढ़िया से इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये है
O-2, O-1, O। तो बताओ, मैंने अभी बोला कि नेगेटिव होगा तो साइज बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो न्यूक्लियस है कमजोर पड़ जाता है, तो खींच नहीं पाता, तो साइज बढ़ जाता है, तो ये जीतेगा। फिर I- बड़ा होगा, फिर I, और पॉजिटिव वाला सबसे छोटा होता है। तो छोटी छोटी बातें थी। अगला टॉपिक है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए यहां पर लिखा है जैसे आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखिए फ्लोरीन में, अगर आप लोगों को याद हो, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9। मैं आपको पहले रिकमेंड कर रहा हूं कम से कम 10 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, 20 तक। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और -1 का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया है। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो फ्लोरीन का होता है 9, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो आंसर कितना आएगा 10। तो फ्लोरीन में है 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, तो +1 का मतलब कि एक माइनस कर दो, तो इसका आंसर भी 10 आया। देखिए मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, तो -2 कर देंगे तो आएगा आंसर 10। तो आप देखोगे तो इन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पर, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोर पॉजिटिव लेस साइज। तो हमें पता ही है जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना साइज कम होगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा होगा Mg+2, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है ज्यादा, तो सबसे छोटा होगा Mg+2। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली ये ना टेंडेंसी है, ये क्षमता है। टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, ठीक है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा देखो एक कार्बन है और यहाँ पर एक क्लोरीन, तो यहाँ पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। देखो अभी तक जो हमें काम आएगा बार बार, जो बार बार काम आएगा उसमें सबसे पावरफुल है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। ऐसे याद करना आप। देखो ऐसे याद कर सकते हो, फोन किया कल बाहर आई, मैंने फोन किया तो कल बाहर आई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खींचने वाले एटम है ना। देखो मैंने भी तो खींच ही लिया फोन करके, है ना, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। इसको फटाफट करते हैं, एक बार अच्छे से करते हैं, एक बार मैं इसको ठीक कर लूँ, सेट कर लूँ। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग समझते ना, शील्डिंग, अगर मैंने अपने सामने कवच रख लिया, कवच, तो बोलूंगा शील्डिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है समझना, मैं आपको बहुत रफ आइडिया में समझा रहा हूँ। देखिए कि मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और ये हमारे ऑर्बिट्स है या शेल है, जो मर्जी बोल लो आप। अब होता क्या है कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये शेल्स है, ये शेल्स होते हैं, पता ना आपको, ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स। अब देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो सभी इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो मान लो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ठीक से बनाऊं इसको तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या, आप सोचो, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करें, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में रिपल्शन करे, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो तो रिपल्शन में ही बिजी हो जाएगा। जैसे ऐसे मान लो कि जो न्यूक्लियस है वो पापा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे हैं, बच्चे, और पापा इनको खींच के रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, टाइट करके। अब ये आपस में रिपल्शन करेंगे, ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो जो पापा है न्यूक्लियस वो तो यहीं पर बिजी हो जाएंगे। तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा पाता। तो हम बोलते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है एज अ शील्डिंग काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये समझे ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्डिंग की तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह, एक गार्ड की तरह काम कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है,
क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही रिपल्शन कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस का सारा ध्यान अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो यही इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या लिखा है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो वैलेंस सेल होता है उनके ऊपर होता है लेस अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि देखो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्शन कर रहे हैं। तो जो मैं न्यूक्लियस हूं मैं यहीं पर बिजी हूं, ओए चुप हो जाओ ओए, और बाहर वाले पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा, मेरा अट्रैक्शन वहां पे नहीं जा रहा। तो यही होता है शील्डिंग इफेक्ट। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब तुम बोलोगे सर ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? सर ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है बता दो एक बार, ये बताते हैं। देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्या मतलब है, देखिए समझिए अच्छे से। तो अगर हमारे पास कोई एटम है, मान लो मेरे पास सोडियम एटम है और ये गैस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, सोडियम एटम गैसियस स्टेट में, और इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन चाहता हूं निकल जाए। अगर मैं चाहता हूं एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा क्या? तो जो एनर्जी हम लगाते हैं उसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सोचो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? समझाता हूं, देखो उसके पीछे रीजन क्या है। देखो जैसे मान लीजिए कोई ये एटम है और ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। तो इस देखो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है। तो अगर आपको इसको बाहर निकालना है प्यारे बच्चों, बाहर निकालना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, या फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन है उससे बचाव के लिए अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन चाहते हो बाहर निकल जाए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी अंदर के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब जो एटम है वो गैस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो एक अकेला एटम है, आइसोलेट है, उसके गैस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी। तो दोबारा पढ़ लो एक बार। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में होगा, नॉर्मल स्टेट में होगा। समझ में आया? तो ये डेफिनेशन थी। कुल मिला के बताओ सिंपल भाषा में, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वही होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब काम की बात, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है कि मान लीजिए जैसे सोडियम गैस है और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर हो जाए, तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी I डॉट E। I डॉट E का मतलब होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कई लोग ऐसा भी लिखते हैं इसको डेल्टा H I। I मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी, डेल्टा L, डेल्टा IH। ठीक है, ये आप पढ़ोगे फ्यूचर में, है ना। पहले यहाँ पर देखो, तो सोडियम गैस से सोडियम प्लस बनाने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में I डॉट E देना पड़ता है। अब देखिए छोटी सी बात क्या है, जैसे एक एटम है, मान लीजिए कोई एटम है और मैं चाहता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो निकल जाएगा। लेकिन मैं चाहूं कि एक साथ मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूं, पॉसिबल नहीं है। तो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। पहले क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, यानी कि एक के बाद एक निकाल सकते हो, एक साथ नहीं निकाल सकते। ये लिखा है देखो, रिमूव्ड वन आफ्टर अनदर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड वन आफ्टर अनदर, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक के बाद दूसरा निकलता है, लगातार। ऐसा नहीं होता कि एक साथ हमने 5 निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। तो इन सक्सेशन, इसे बोलते हैं इन सक्सेशन, नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक के सक्सेस के बाद दूसरा सक्सेस, ये नहीं कि एक साथ हो जाए, एक साथ कभी नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी कम लगती है, दूसरी बार में और थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और तीसरी बार में सबसे ज्यादा। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लग सकता है, दूसरे बार में ज्यादा लग सकता है, और तीसरे बार में और ज्यादा लग सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी। अब अगला टॉपिक होता है इसके अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट कर सकता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट कर सकता है? यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी किन किन बात पर डिपेंड करता है? तो देखिए, पहला तो ये है न्यूक्लियर का चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है। अगर ये न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। वैसे ही जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटम का साइज बहुत छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे अगर एक बहुत छोटा एटम है, वहां से अगर आप चाहोगे मैं यार वो निकाल लूँ, वहां से चाहोगे मैं वो निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है ना कि अगर कहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम। बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स नहीं है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन को सेफ कर रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए गार्ड बन गए हैं। गार्ड मतलब न्यूक्लियस अब बाहर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकता, यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन अब एकदम मस्त में है, तो मैं बाहर के इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा भाई चल रहा है मेरे साथ, तो आसानी से आ जाएगा। इसलिए अगर अंदर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त है, वो इजीली बाहर निकल सकता है। क्यों? उसके ऊपर अब न्यूक्लियस का फोर्स नहीं है। यानी कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज छोटा होगा, अगर साइज घट गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली है ना ये, समझे। यानी कि सिंपल बात है, ध्यान रखना आप लोग कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, यानी कि कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, अगर हमारा साइज कम है तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ये आपस में क्या है, इनवर्सली। ठीक है, अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा। बहुत लॉजिकल बात है, आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है ये, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा देखो जैसे होता है D5, D10 है ना, P3, P6, F7, F14, ये जो चीजें है ना, ये D5, D10, F7, P3, P6, F14, ये सारे देखो, ये हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, तो ये सब अपने स्टेबल है। अब सोचो मैं बोलूं किसी स्टेबल चीज से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये वाली बात है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है स्टेबल से, ध्यान रखना, छोटी सी बात है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर हाफ फील्ड हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, मतलब सोचो कि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और देखो कंप्लीटली फील्ड है तब भी स्टेबल होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। अब कोई कंप्लीटली फील्ड है, बहुत स्टेबल है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितना एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब देखिए वैसे ही एस के केस में ज्यादा होता है PDF, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है एस के केस में, एस ऑर्बिटल में, फिर उससे कम P में, सबसे कम F में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। तो प्यारे बच्चों देखो, लोकल माइक की थोड़ी ऑडियो खराब हो गई, वो भी मैंने दोबारा ठीक करवाया इसको। देखो तो अभी बात करते हैं अभी हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात किया था हमने, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पक्का आते हैं एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ये एक एटम है, और ये जो एटम है ना ये गैसियस स्टेट में अकेला, आइसोलेट मतलब अकेला, जैसे कोरोना में हम आइसोलेट करते थे, आइसोलेट, वैसे ही ये अपने गैसियस स्टेट में है और इसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहां पर ना एनर्जी निकलती है, एनर्जी होती है रिलीज। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है
इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो क्या होता है ये? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सिंबल क्या होता है? डेल्टा EgH सिंबल होता है। जैसे देखो क्लोरीन गैस में जब इलेक्ट्रॉन हमने डाला तो ये Cl माइनस बन गया, और यहां जो एनर्जी निकली इसको बोल रहे हैं हम डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब ये है कि भाई अगर किसी में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कितना एनर्जी बाहर निकलेगा। अब देखिए अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करती है? अफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, कम होगा, कब क्या होगा, वो किन बात पर डिपेंड करता है? पहला देखिए साइज ऑफ एटम। अगर साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगी, या फिर उल्टा बोले तो अगर साइज ऑफ एटम कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगला फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी ज्यादा होगी। सोचो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो गेन कर लेगा, गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। वैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर कहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब समझते हो? अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होने में दिक्कत होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो छोटी सी बात थी, इसे इजीली हम नोट कर सकते हैं। और एक और छोटी सी बात बता रहा हूं, देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल सिंपल, कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, कभी भी अगर ये एनर्जी जो है नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इजीली आया है, इलेक्ट्रॉन इजीली आया है, इलेक्ट्रॉन इजीली आया है, तभी इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन होता है, लेस नेगेटिव, अगर फुल फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा EgH की वैल्यू माइनस का 40 आ जाए तो नेगेटिव है। वैसे लेस नेगेटिव का मतलब है डेल्टा Eg की वैल्यू आ जाए माइनस का 10। तो देखो अगर डेल्टा Eg की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रॉन इजीली आया है, अगर नेगेटिव हुआ पर कम हुआ, देखो जैसे नेगेटिव है और ज्यादा है, माइनस का 40 है, या नेगेटिव है और कम है, तो इलेक्ट्रॉन आया है पर इतना अच्छे से नहीं आया, बस आया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है पर ठीक से नहीं हुआ। लेकिन अब वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन को मिल गया है रिपल्शन। क्या मिल गया इसको? रिपल्शन। तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आना, मोर नेगेटिव का मतलब इजीली आना, लेस नेगेटिव का मतलब ठीक ठाक आना, और पॉजिटिव का मतलब रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन आना चाहता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को बहुत दिक्कत हो रही है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है। मेरी बात समझे कि जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो रिपल्शन होगा, तो हम ऐसे बोल देंगे। अब हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपको याद होगा तो 1s3 2s2 2p6 3s1, और यहां जो मैग्नीशियम है इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचेगा ये 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, क्यों? निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो वैल्यू होगी कम होगी, लेकिन जब ये स्टेबल हो जाएगा और हम आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, अब हम निकालने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई। तो सोडियम के लिए पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और दूसरी बार में बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना आप लोग। वैसे देखो मैग्नीशियम, अगर यहां से मैं पहली बार में इलेक्ट्रॉन निकालूं तो पहली बार में I.E निकालूं, अबे ये वाला जो बेटा प्यारे बच्चे जो टॉपिक है ना, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर है। अब यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो बहुत हाई होगा एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे I.E पे है ये, तो बहुत हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो स्टेबल चीजों में एनर्जी ज्यादा होती है, लगानी पड़ती है, कम में अगर ये स्टेबल नहीं है तो लगाने की कोई जरूरत, मतलब बहुत ही कम में काम हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन से अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है? देखिए एनोमलस का मतलब होता है विचित्र, विचित्र, और सेकंड पीरियड का मतलब तो आपको पता ही है, जो सेकंड, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन सेकंड पीरियड।
तो यहां पर क्या देखा गया है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, जैसे हमने ग्रुप पढ़े थे, ग्रुप बहुत सारे, इधर 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 बहुत सारे ग्रुप पढ़े थे, 18 ग्रुप। तो जनरली फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोज एनोमलस बिहेवियर, विचित्र बिहेवियर। जो पहला मेंबर है बहुत विचित्र बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि पहले मेंबर का साइज बहुत छोटा होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये एग्जाम में आकर तो लिख देना कि एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है पहले मेंबर का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति होती है। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक है कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर बिहेवियर होता है और इसको बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो देखो लिथियम यहां पर है, अगर ये साफ हो जाए तो दिख जाएगा आपको, अभी दिख जाएगा। देखो तो लिथियम यहां पर है और मैग्नीशियम यहां पर है और दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो हम कहते हैं इनमें एक रिलेशन है जो डायगोनल की तरह बन रहा है। वैसे ही एक आपने पढ़ा उसका, देखो यहां पर दोनों, देखो कहां गया वो, मैं आपको दिखाता हूं। आप पढ़ेंगे तो डायगोनल दिखाई देगा आपको। लास्ट में पहुंचते हैं हम सीधा, लास्ट से सेकंड लास्ट में, ये देखो। वैसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम को देखो, इनका भी बिहेवियर सिमिलर होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा यहां पर, अगर हम पहुंचे तो तुरंत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने वाली बात है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो आपको बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का बिहेवियर सेम नजर आएगा, इसलिए हम बोलते हैं इनमें एक रिश्ता है डायगोनल रिलेशनशिप, कि दोनों, अगर ये गाना गा रहा है ये भी गाना गा रहा है, ये खाना खा रहा है तो भी खाना खा रहा है। तो छोटी छोटी बातें जो 11th लेवल पे बहुत डीप हो गया, पर आपको फ्यूचर में काम आएगा। अब लास्ट इसके अंदर हम क्या देखना है, हमें 2-3 टॉपिक और देखना है इसके अंदर, हम बताते हैं आपको। पहले तो आपको ये देखना है, देखिए ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को समझिए, ट्रेंड्स को देखिए। पहला है यहां पर, समझिए अच्छे से, पहला यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आपको पता होगा कि नीचे के साइड क्या होता है, नीचे के साइड जो हमारा, पहली बात समझते हैं, साइज की बात कर लेते हैं पहले, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज, ये एटम के साइज की बात करते हैं हम। तो अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ मतलब, चलो पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूं, पीरियोडिक टेबल पे, फिर आपको समझ में आएगा सारा कुछ। पीरियोडिक टेबल आ जा भाई, देखो अगर आप नीचे जाएंगे नीचे तो आपको पता है कि साइज बढ़ रहा है। देखो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। साइज क्यों बढ़ता है उसके पीछे रीजन समझो। देखो जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, जैसे ये एटम है, फिर नीचे गए तो एटम थोड़ा बड़ा हो गया, फिर एटम और बड़ा हो गया। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ न्यू शेल, एडिशन ऑफ न्यू शेल। ये नए शेल्स आते हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। और आपने ये समझे मेरी बात को, साइज बढ़ जाता है, नीचे की तरफ साइज बढ़ जाता है। अब मेरी बात सुनो, अगर नीचे की तरफ साइज बढ़ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। तो जब हम इसको निकालने जाएंगे तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम लगेगा, कम मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी होगा वो कम होगा। अच्छा, वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और गेन कराना है गेन, तो न्यूक्लियस तो बहुत दूर है, देखो न्यूक्लियस इससे दूर है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होने में भी दिक्कत होगी। यानी कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप ट्रेंड की तरफ जाते हो, ध्यान देंगे यहां पे मैं 3-4 दिन से सोया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई है, पेपर एग्जाम टाइम चल रहा है ना, और माइक भी धोखा दे रहा है। देखो ध्यान से, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नीचे की तरफ होती है डिक्रीज। अरे यार, आपको ये सोचना है कि नीचे की तरफ डिक्रीज क्यों हो रहा है, सोचो, क्योंकि नीचे साइज बढ़ गया। देखो नीचे साइज अगर इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, अब इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, यानी एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी नीचे होती है डिक्रीज, क्योंकि अगर न्यूक्लियस यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो गेन करना भी मुश्किल है। अब इस तरफ की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बातें करी, अब अगली बातें करते हैं। सुनो, अगली बात यह है कि मान लो आप पीरियोडिक टेबल में चलते, थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान से देखो, ये समझने वाला चैप्टर है थोड़ा सा, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये दिक्कत क्यों आ रही है, दिक्कत कोई नहीं है, बस समझने वाला चैप्टर है। देखो अगर हम पीरियड में चलते हैं ऐसे, अभी तो हम ग्रुप में चल रहे थे, लेकिन हम ऐसे जाएंगे ऐसे, तो ऐसे जाने पर नए शेल्स नहीं आते। देखिए समझना मेरी बात को, जब आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे देखो ऐसे, तो मान लो बोरोन है तो ये बोरोन का एटम है, मान लो कार्बन है तो ये कार्बन का एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है। तो न्यू शेल नहीं होते, लेफ्ट टू राइट न्यू शेल नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो सेम शेल में ही भरता रहता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ नहीं सकता। अब साइज बढ़ नहीं सकता तो क्या होगा, तो यहां पर होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन के कारण साइज घटता है। तो हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब यहां पर फोर्स बढ़ता है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो ना तो आप समझ लेना फोर्स की बात चल रही है, फोर्स। तो इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का फोर्स बढ़ता है जिससे साइज होता है डिक्रीज। हैंस साइज क्या होता है हमारा, डिक्रीज। तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा मतलब क्या है, मतलब सर समझा क्या रहे हो, समझा ये रहा हूं। देखो ट्रेंड में आते हैं हम, ट्रेंड ये रहा हमारा कि भाई साहब अगर इस तरफ साइज घटेगा, जब हम इस तरफ जाएंगे साइज घटेगा तो साइज छोटा हो गया, तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है इस तरफ। समझे मेरी बात, क्योंकि साइज घट गया ना, साइज घट गया तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा वैसे इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, अगर साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस पास है तो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं पर एक फैक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ लिया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी समझ लिया। अब मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल किसे कहते हैं, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे दे। और आपको पता है जब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेटल हो गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा नीचे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, नीचे वाले मेटल्स हो जाते हैं। मेटल्स क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो मेटल होता है। आपने आयरन को देखा, आयरन Fe+2 में होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। अब इस तरफ अगर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि इस तरफ जो है साइज नहीं बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा नहीं तो मेटल किस बात का, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो मेटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेटल है। तो नीचे वाले मेटल्स होते हैं और इधर वाले जनरली होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो नीचे है ना, नीचे वाले होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे अगर मैं बोलूं तो नीचे वालों का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा ठीक है साहब, और इस तरफ क्या होगा फिर, इस तरफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर निकल नहीं रहे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे, आप पॉजिटिव नहीं बन पा रहे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इस तरफ घटेगा। और साइज आपको पता है इस तरफ घटता ही घटता है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी। और आगे देखो, आगे यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, नीचे अगर हम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। तो नीचे वालों का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का शक्ति होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि साइज बढ़ गया है, न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कहां खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति नीचे वाले एलिमेंट्स की कम होती है, पर इधर के एलिमेंट्स की शक्ति ज्यादा होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे, देखो मैं दिखाता हूं आपको बढ़िया से। यानी कहने का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल पर अगर हम आए तो कि देखिए, तो अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल पे, तो जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले लोगों की साइज ज्यादा होंगे, ये साइज ज्यादा होंगे, नीचे वाले लोगों का साइज ज्यादा होगा, साइज भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत आसान है, बहुत कम है। तो ऐसी ऐसी बातें हमने करी है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। तो आप इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा इसके अंदर देखते हैं फटाफट। अरे बच्चों, इस चैप्टर में एक होता है IUPAC नेम। अगर कोई एलिमेंट है जिसका 100 से ऊपर है तो कैसे हम नाम लिखेंगे, IUPAC नेम। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी चीज है, ऐसी संस्था है जो नाम रखने के बारे में आपको बताएगी कि नाम कैसे रखना है। मान लो मैं चांद पर गया और मुझे कोई एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक नंबर है 112, अब इसका नाम क्या रखूं मैं, तो नाम रखने का तरीका बताया गया। देखो तरीका क्या बताया गया है, ये याद रखना आपको, डिजिट, उसका नेम, और एब्रीविएशन मतलब सिंबल। जैसे मान लो मुझे 101 का नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, तो एक के लिए हम नेम इस्तेमाल करेंगे नील, तो यहां हो जाएगा नील, ठीक है। जीरो के लिए, एक के लिए सॉरी एक के लिए तो अन है, अन, तो यहां पर लिखना है आपको अन, और जीरो के लिए लिखना है आपको नील, तो जीरो के लिए लिखोगे आप नील, और दोबारा वन आ गया वन, तो वन के लिए आपको लिखना है अन, और लास्ट में फील देने के लिए आपको ये लगाना है ईयम, तो इसका फील क्या बन जाएगा, अन नील अनियम। वैसे इसका एग्जांपल देखो, वन है, वन का मतलब हो गया अन, फिर दोबारा वन है तो वन का मतलब हो गया अन, और यहां पर टू का मतलब होता है बी, और अम का फीलिंग देना है अम, तो अन बीएम। तो लास्ट में आपको IUM का फीलिंग देना है अगर नहीं आ रहा है तो। जैसे एक और हम नाम लेते हैं, मान लो हमें लिख लिया कि भाई 105 का लिखना है, तो वन का मतलब हो गया अन,
फिर 1 का मतलब क्या हो गया, अन, और 5 का मतलब हो गया, 5 का मतलब मेरा पेंट, पेंट हो गया। अब आई यू एम का फील देना है, आई यू एम, तो अन पेंटियम, ये फील देना है। और इसी के अगर सिंबल्स की बात करें, एब्रीविएशन की बात करें, तो पहला है 1, तो 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू, तो इसका होगा यू। फिर दूसरा है 0, जीरो के लिए जो एब्रीविएशन है वो है एन, एन। फिर दोबारा है 1, और 1 के लिए जो हमारा एब्रीविएशन है वो यू, तो आपका हो गया यू एन यू। यू का मतलब 1, फिर एन का मतलब 0, तो 1 0 हो गया, फिर 1, तो यू लगा दिया। बस इसका सिंबल देखेंगे तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है यू लगा दिया भाई, फिर दोबारा यू लगा दिया। फिर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया बी, यू बी। तो आपको एब्रीविएशन लिखना भी आ गया, नाम लिखना भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलो फिर, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उनको अरेंज कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक तरीका निकाल रहे थे, तो कौन कौन लोग आए, जो फेमस लोग आए हैं उनका नाम हम लेंगे, ठीक है। तो इसको पेपर में नहीं आता, फिर भी एक बार रफली देख लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने जो फेमस सुना होगा डोबेर्नियर ट्राइड्स, है ना, डोबेर्नियर का ट्राइड सुना होगा। तो डोबेर्नियर साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा देखो भैया जैसे 2 एलिमेंट है, मान लो लिथियम और पोटेशियम, तो उन्होंने कहा कि यार तीसरा एलिमेंट मुझे पता नहीं है कि तीसरा क्या होगा, मैं ट्राइड बनाऊंगा, 3 का जोड़ा बनाऊंगा, लेकिन मेरे को 2 पता है पर तीसरा नहीं पता, तो तीसरा मैं कैसे निकालूंगा। तो जैसे कि लिथियम का एटॉमिक वेट है मान लो 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट है मान लो 39, तो उसने क्या किया 7 और 39 का लिया मीन, अर्थमेटिक मीन, मतलब एवरेज लिया एक प्रकार से, और जो आंसर आया 23 आया। और 23 जो होता है एटॉमिक वेट सोडियम का होता है, तो उसने बोला कि इन दोनों के बीच में सोडियम होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, सोडियम। ऐसे करके वो 3 के जोड़े बनाता था, 2 लेता था, 2 एलिमेंट लिया, दोनों का एवरेज निकाला, और एवरेज जिसके मास से मैच होगा उस बंदे को तीसरी जगह पे रखता था, वो बीच में रखता था वो। तो इस प्रकार से डोबेर्नियर ने अपने ट्राइड्स बनाए और बंटवारा किया, एलिमेंट्स को एक साथ रखना स्टार्ट किया, मतलब अलग अलग ना रख के अब वो ग्रुप बनाने लग गया कि भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ रहेंगे, है ना, ताकि हम लिथियम की पढ़ाई करें, सोडियम की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, पोटेशियम की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर डोबेर्नियर साहब ने क्या कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट was the mean of the atomic weight of other 2, जो अदर 2 है उनका मीन था मिडल वाला। ये डोबेर्नियर का ट्रेड था, ठीक है, डोबेर्नियर ट्रेड्स यानी ट्राइड्स बोल दो, 3 यहां से फील आना चाहिए, 3 है। तो डोबेर्नियर के बाद पता है कौन आए, डोबेर्नियर के बाद हमारे पास आए, ये देखो डोबेर्नियर के बाद हमारे पास जो फेमस आए वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला, न्यूलैंड साहब ने बोला कि भाई साहब अगर आप एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो एटॉमिक वेट के अनुसार कि भैया 2 3 4 एटॉमिक वेट 2 किलो 3 किलो, किलो बोल रहा हूं मैं, ऐसे ग्राम में होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम, या फिर 1 मिलीग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, मतलब एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग में रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ना प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई दिखाई देगी। रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने अरेंज कर दिया, हमने एक्स वाई जेड टी पी एल एम एन एच रख दिया ऐसे, तो एक्स वाई जेड टी पी एल एम एन एस रख दिया हमने। तो डोबेर्नियर कहते हैं अगर आपने इसको अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार, देखो लिखा इफ एलिमेंट्स, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ओ सर न्यूलैंड के बारे में बता रहा हूं, न्यूलैंड के बारे में सॉरी, तो न्यूलैंड के बारे में अगर मैं बड़ा कर दूं, तो इफ एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स, इसलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। म्यूजिक के अंदर क्या होता है, सा रे ग म प ध नि सा, 8वें पर रिपीट होता है, सा से स्टार्ट होगा, देखो सा रे ग म प ध नि सा, तो सा से स्टार्ट हुआ और सा पर ही खत्म हुआ, फिर दोबारा सा आ गया, यानी रिपीट हो गया म्यूजिक में। वैसे क्या है, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो पहले वाले का और 8वें वाले का प्रॉपर्टी सेम होगा, यानी कहने का मतलब कि अगर पहले वाला गाना गाएगा तो 8वें वाला भी गाना गाएगा, पहले वाला डांस करेगा तो 8वें वाला भी डांस करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे हमें मिलेगा। तो देखो इफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट
जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स। उनका अरेंजमेंट करने का तरीका ऐसा था कि पहले वाले को और 8वें वाले को उठा लो और दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, फिर अगले 8 वाले को उठा लो तो प्रॉपर्टी सेम होगा। वो ऐसे काम कर रहे थे। उसके बाद जब ये भी इनका भी बात इतना कुछ खास चला नहीं तो उसके बाद मेंडलीव साहब आ गए। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि देखो भाई, देखो पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज है ये। पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है समझना एक बार। पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है रिपीटेशन। जैसे कि सन जो है और अर्थ है, तो अर्थ एक पीरियोडिक मोशन में बार बार रिपीट करता है, सन के अराउंड बार बार रिपीट करता है। तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना। तो मेंडलीव साहब आए, इन्होंने कहा देखो भैया कि इन्होंने कहा कि किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट का। अभी समझ में तो आया नहीं होगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि रिपीट होगा। मतलब अगर हम समझने वाली बात, उन्होंने बहुत बेसिक बातें बोली कि अगर हमने मान लो एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक वेट के अनुसार, एटॉमिक वेट के अनुसार, तो कुछ इंटरवल के बाद आपको प्रॉपर्टी रिपीट होते हुए दिखाई देगी। यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि वो रिपीट होगा। मतलब कि अगर ये गाना गाता है तो कुछ देर बाद ये भी गाना गाएगा। मतलब जस्ट लाइक इसकी तरह बोला, जस्ट लाइक इसकी तरह ही बोला, पर इसने ऑक्टेव का सहारा लिया। ये सिंपल सिंपल बोल रहे थे। क्या बोल रहे? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोबारा, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक वेट। यानी कि अगर उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लगाएंगे तो कुछ देर बाद इसकी प्रॉपर्टी और आगे आगे कुछ टाइम कुछ दूरी बाद अगले की प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो पीरियोडिक यानी रिपीट होगी, फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये आपको मेंडलीव साहब ने ये बोला। और मेंडलीव साहब ने जो बना के दिया हमें, उसमें 9 वर्टिकल लाइन थे, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन थे। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि ऐसा, तो इसको हम ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन थे। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब मेंडलीव साहब भी इतना कुछ कर नहीं पाए अच्छा खासा, उसके बाद मोज़ले साहब आए और मोज़ले साहब ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मोज़ले साहब ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि भैया देखो, आप जो कह रहे हो ना कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अनुसार लगाओ, तब आपको प्रॉपर्टी रिपीट होते दिखाई देगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियड आए नहीं। वो कहते हैं एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर। तो दोनों में फर्क क्या है? ये कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये कहते नहीं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि ये कहते हैं कि एटॉमिक वेट के अनुसार चलो, एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज करो, तब आपको प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ये कहते नहीं भाई, आप एटॉमिक नंबर के अनुसार चलो तब प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम मेन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि बाद में आपको ये बताऊंगा मैं कि ये जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो मैंने समझा दिया था। फिर मैंने कहा था टाइप्स ऑफ रेडियस एग्जाम में नहीं आता, पर इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा साफ अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो सपोर्ट करो, क्वालिटी बढ़ेगा कैमरे का भी, साउंड का भी, मेरी मजबूरी समझो, है ना। अब मेरी बात सुनो। टाइप्स की बात करें तो एक होता है कोवेलेंट रेडियाई। इसमें क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए 2 एटम है, यहां पर 2 एटम है और ये एटम कोवेलेंट बॉन्ड में है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में है ना, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक 2 एटम है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड में है, मतलब बॉन्डिंग में है। दोनों के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ले लो, उसका आधा कर दो, तो वो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसी को हम कोवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियन बोलेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर 2 एटम है तो उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, उसका आधा कोवेलेंट रेडियाई होता है। अगर देखिए क्रिस्टल रेडियाई, तो अब इसमें दोबारा वही है। अगर पढ़िए इसको, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा लोगे ना, तो वो कहलाएगा क्रिस्टल रेडियस।
तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम का मतलब क्या होता है? बराबर के एटम। एडजेसेंट मतलब बराबर के एटम। दो साथ के एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा कहलाता है क्रिस्टल रेडियाई। ठीक है, जब वो क्रिस्टल में होगा, मेटेलिक क्रिस्टल में होगा, तो एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडिशन एटम इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के अंदर दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा। ठीक है, अब एक है वॉन डर वाल रेडियस। देखिए, तो वॉन डर वाल रेडियस क्या होता है समझिए। वॉन डर वाल रेडियस है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, क्या लिखा है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लो। न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग। जैसे मैंने कहा, देखो एक ये मॉलिक्यूल है और यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो अब हो क्या रहा है, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो मान लो ये एक एटम है, तो इस एटम को इस एटम से हम जोड़ रहे हैं और फिर ये आधा डिस्टेंस ले रहे हैं, बहुत रफली समझा रहा हूं। तो ये कहलाता है वॉन डर वाल रेडियस। अब पढ़ो, देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल है तो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या बोला है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम। दो ऐसे एटम जो बॉन्ड में ना हो, ये और ये बॉन्ड में है ही नहीं, उनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसका आधा लेना है। मुझे पता है टफ था, इसलिए मैंने कहा था इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बाद में कर लेना। देखो, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ टू मॉलिक्यूल। तो इतना ही बेस्ट मैं समझा सकता हूं। बाकी देखो, ये है तो है, बस सब काम कुछ कर नहीं सकते, है ना। मैंने ट्राई किया कि समझ में आ जाए। और यहां लिखा है कि वॉन डर वाल रेडियस जो होता है, जो हम वॉन डर वाल रेडियस पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा होता है, फिर क्रिस्टल रेडियस होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस होता है। ये बहुत ही बकवास टॉपिक है, आपके काम का नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो सब कुछ करवा रहे तो ये भी करा देते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।